दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आप सबसे फीडबैक मांगी थी और आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप सबने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन किया, अपनी फीडबैक दी। तो देखिए, अब हम आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराया करेंगे और कोशिश रहा करेगी कि जो हाफ होता है डे का, उससे पहले ये वीडियो अपलोड हो जाए। इसके अलावा अब हम आपको करंट अफेयर की वीडियो और जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी, इनको भी रेगुलर देंगे। पहले जैसे कि हम करंट अफेयर को एक दिन गैप करके आपको देते थे, अब डेली शाम को हमारी तरफ से आपको करंट अफेयर एनालिसिस की वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। कुछ स्टूडेंट की तरफ से एक थोड़ा सा वरी आया था कि काफ़ी पढ़ना रहता है तो डेली वीडियो शायद मैनेज करना मुश्किल हो जाए। तो मेरा उनको सुझाव है कि जैसे कि हम अब डेली वीडियोस बनाएंगे तो इनकी लेंथ काफ़ी कम हो जाएगी। 10 से 15 मिनट जो है हम एक वीडियो के डिस्कशन में लगाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो रोज़ाना का करंट अफेयर है वो आप रोज़ाना पढ़ते जाएंगे, इससे मेमोरी में टिका रहेगा। आपको जो छोटे छोटे पीपीटीज होंगे इनको रिवाइज करना आसान रहेगा। और देखिए, वीडियो के साथ ही अब हम पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप उसका रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपका जो भी रूटीन हो, मेरी सिर्फ एक सलाह है, आप एक काम कीजिएगा, जो आपका लंच टाइम होता है उसमें जो ये प्रीलिम्स डायरी वाली वीडियोस हैं इनको सुना कीजिए, और जो आपका डिनर टाइम होता है उसमें करंट अफेयर एनालिसिस या गवर्नमेंट स्कीम की वीडियो सुना कीजिए। तो इस तरीके से आप टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे और रोज़ाना ही आप अपने करंट अफेयर से अवेयर रहेंगे, और एक तैयारी की सेटिस्फैक्टरी जो फीलिंग आती है अंदर से कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा डेली करंट अफेयर प्रिपेयर हो रहा है, ये आपको आएगी। इससे क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और जो आफ्टर ऑल एग्जाम में काफ़ी हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज की हमारी वीडियो कितने टाइम में जाती है। जो हमारी सबसे पहले देखिए न्यूज़ है, ये है संयुक्त समुद्री बल, ये चर्चा में है। देखिए चर्चा में क्यों है, हाल ही में देखिए भारत जो है इसका सहयोगी सदस्य बना है। दरअसल ये संयुक्त समुद्री बल है, ये क्या है, जो हमारे सीज होते हैं वहाँ पर देखिए बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं हमारे, जैसे कि वहाँ पे डकैती ना हो, हमारी जो कार्गोज जाती हैं उनका आवागमन अच्छे से हो सके, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान अच्छे से हो सके, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अलग अलग बॉडीज चलती हैं जो साथ में मिलकर काम करती है। इसी तरह का एक संगठन ये संयुक्त समुद्री बल है। देखिए इसके पहले बारे में बात करें तो ये क्या है, ये एक बहुराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल समुद्री साझेदारी है। कुछ लोग या कुछ कंट्रीज जो हैं वो इसके तहत बैठकर बात करते हैं, कुछ एजेंडा बनाते हैं कि हमारी क्या एक रणनीति रहनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एक फोटो दिखाई गई है इनकी। इसके बाद देखिए बताया गया टोटल कितने सदस्य हैं, तो 34 सदस्य देश हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, मादक पदार्थों की तस्करी ना हो, समुद्री डकैती को रोका जाए, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए, जो गैर राज्यकर्ता हैं यानी कि जो नॉन स्टेट वाले लोग हैं उनकी जो अवैध गतिविधियां हैं उनको रोका जाए, और साथ ही क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से जो क्षेत्रीय सुरक्षा है, रीजनल सिक्योरिटी है, उसको सुनिश्चित किया जाए। तो ये देखिए इसके उद्देश्य है। इसका जो संचालन वाला एरिया है वो कौन कौन सा है, तो देखिए अरब सागर, अदन की खाड़ी, हिंद महासागर का जो पूरा का पूरा जलीय क्षेत्र है वो इसके अंदर शामिल होता है। इसकी कमान किसके पास होती है, तो देखिए अमेरिकी नौसेना का जो वाइस एडमिरल होता है उनके पास इसकी कमान होती है। ध्यान रखिएगा किसके बारे में हमने ये पढ़ा है, संयुक्त समुद्री बल, जो कि क्या है, एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखेंगे कि जो संचालन का क्षेत्र है वो अरब सागर, अदन की खाड़ी, हिंद महासागर वाला जो जलीय क्षेत्र है वो शामिल है। टोटल मेंबर कितने हैं, 34 है। उद्देश्य मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए फिलीपींस में एक तूफान आया है जिसका नामकरण किया गया है मैगी। यहाँ पर देखिए बताया कि मैगी तूफान से भारी तबाही हुई है, भूस्खलन, बाढ़ आई और लगभग 121 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 अप्रैल की देखिए ये न्यूज़ दिखाई गई है। तो एक बड़ा और शक्तिशाली कौन सा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अब देखिए क्योंकि न्यूज़ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया है तो आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि आप ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन में जाएंगे और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जाकर पढ़ेंगे। हालांकि मैंने पिछली वीडियोस में क्लियर भी किया हुआ है। देखिए मैगी इस साल का पहला उष्णकटिबंधीय तूफान है जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से टकराया है। क्या ध्यान रखेंगे, मैगी किस देश से संबंधित है, फिलीपींस से संबंधित है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इससे पहले देखिए मैप देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा देखिए फिलीपींस दिखाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है जिससे मिलकर ये कंट्री जो है बनी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साउथ चाइना सी आता है 9 डैश लाइन को लेकर, जहाँ पे लड़ाई भी रहती है। ये देखिए फिलीपींस सी आता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद वापस आ जाइए, अगर हम थोड़ा सा ये मैप देखें तो यहाँ पर देखिए ये वियतनाम का बॉर्डर है। ये क्या है, यहाँ पर ग्रीन कलर से ये मलेशिया दिखाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा जो येलो कलर वाला एरिया है ये क्या है आपका, ये इंडोनेशिया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये आपका फिलीपींस पड़ता है, जो साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी के बीच में पड़ता है। यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन भी शुरू हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी लोकेशंस को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, ये न्यूज़ में है। देखिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, ये इसका नाम है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इस मिशन को देखिए भारत सरकार ने लॉन्च तो किया था जनवरी 2010 में, और उस टाइम पे जो टारगेट रखे गए थे वो टारगेट ये थे कि भाई जो भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता होगी वो 2022 तक 20 गीगावाट होगी। देखिए 2010 में हम सोचते थे कि 20 गीगावाट सोलर एनर्जी ही बना ले तो दैट विल बी सफिशिएंट, लेकिन धीरे धीरे हमारी देखिए कैपेबिलिटीज बढ़ी, हमने अपने लक्ष्यों को रिवाइज किया और यहाँ पर देखिए 2015 में इसको संशोधित किया और क्या कर दिया, अब हम 100 गीगावाट का लक्ष्य रखेंगे। लेकिन फिर इसके बाद 2021 में इसको 300 गीगावाट तक का लक्ष्य कर दिया है। यानी कि अब हमने 2021 में फाइनली क्या बोला है कि 2030 तक 300 गीगावाट जो है हम सौर ऊर्जा उत्पादित करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। अब देखिए भारत की जो सौर ऊर्जा क्षमता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर 2011 से बात की जाए तो जो भारत का सौर ऊर्जा क्षेत्र है उसमें 59% की दर से देखिए बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा देखिए वर्तमान समय की अगर बात करूँ तो भारत में जो स्थापित सौर ऊर्जा है वो चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी के बाद कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में हम 5वें स्थान पर आते हैं सौर ऊर्जा की जो कैपेबिलिटीज़ है उसके मामले में, स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में। देखिए 2021 के अंत तक जो भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है, 55 गीगावाट है, और भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता का ये कितना है, 14% है। टोटल एनर्जी जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 14% हम देखिए सौर ऊर्जा से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने हमारा जो राष्ट्रीय सोलर मिशन है इसके बारे में समझा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यह है ग्राम स्वराज योजना, इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है जिसको CCEA भी बोलते हैं, उन्होंने एक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। यानी कि एक प्रोग्राम, उसकी अब समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, इसीलिए न्यूज़ में है। कब तक कर दिया गया है, 25-26 तक। देखिए इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, और ये क्या है, एक केंद्र प्रायोजित यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में डिफरेंस को ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, जो हमारे SDGs है, सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो पंचायती राज संस्थान है उनको सुदृढ़ मजबूत बनाया जाए। देखिए स्वराज ग्राम ये तभी तो होगा जब जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली लोकल बॉडीज़ हैं, यानी कि स्थानीय लेवल पर जो आप कह सकते हैं शासन करने वाली बॉडीज़ है, जो कि पंचायती संस्थाएं हैं, वो सक्षम होंगी। जब वो सक्षम होगी तो कामकाज अच्छे से चलेगा। तो यही उद्देश्य इस मिशन का है। देखिए ये योजना देश के सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, और संविधान का जो गैर भाग 9 क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए हम जब भी बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं की तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट आता है, भाग 9, जो कब जोड़ा गया था, जो हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन जो अनुसूची 5 है, अनुसूची 6 है, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ अलग तरह की अरेंजमेंट करती है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनेंगी, रीजनल काउंसिल्स बनेगी, नागालैंड वगैरह में कुछ अलग तरह का काम किया गया। ये सारी जो स्कीम्स हो जाती है, ये सारी जो एक चीज़ें हैं, ये भाग 9 से हट के हैं, क्योंकि भाग 9 तो 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करता है। तो इस जो भाग 9 के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस बताए हुए हैं उनसे अलग भी
जो हैं वहाँ पर भी ग्रामीण स्थानीय सरकार संस्थान भी शामिल होंगे। यानी कि जहाँ पंचायतें मौजूद नहीं हैं वहाँ पर कुछ और तरीका है वहाँ पर लोगों को शासित करने का ग्रास रूट लेवल पर, वो भी देखिए शामिल होंगे। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। पीटी में एक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि जो भाग 9 में आने वाले पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं केवल वही स्कीम के अंदर हैं? जी नहीं, जो भाग 9 में नहीं आते वो भी इसके अंदर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। देखिए हाल ही में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं उनकी जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन जो है किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और इस प्रधानमंत्री संग्रहालय का पहला टिकट भी उन्होंने ही खरीदा। उन्होंने ये कहा कि इस देश को बनाने में हर एक सरकार ने और हर एक प्रधानमंत्री ने अपना योगदान दिया है, तो आने वाली पीढ़ी को सच से रूबरू कराने की ज़रूरत है। उनको इस बारे में जागरूकता अवेयरनेस होनी चाहिए कि हर एक प्रधानमंत्री ने क्या कुछ योगदान दिया है भारत को जहां पर आज भारत है यहां लाने में। तो इसी के लिए इन्होंने देखिए प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया है। यहाँ पे बताया गया मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पे है? दिल्ली का जो 3 मूर्ति स्टेट है वहां पर इसको निर्मित किया गया है। और जो देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनका जीवन और राष्ट्र निर्माण में जो उनका योगदान है उसको ये डेडिकेट किया गया है। ठीक है, इसका लोगो क्या है? हाथों में राष्ट्र और लोकतंत्र का प्रतीक धर्म चक्र थामे देशवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये इसका लोगो है। अगर संग्रहालय की बात करें तो टोटल 43 दीर्घाएं हैं। नवीन और प्राचीन के सम्मिश्रण का ये एक प्रतीक है। हमने इसके अंदर देखिए मॉडर्न और साथ में एंशिएंट दोनों का बैलेंस रखा है। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? विश्व व्यापार संगठन। ये देखिए न्यूज में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है इसकी वजह से वैश्विक व्यापार में कितनी वृद्धि होगी इसका अनुमान डब्ल्यूटीओ ने घटा दिया है। देखिए डब्ल्यूटीओ क्या है? ट्रेड को रेगुलेट करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो ये क्या है? अनुमान लगाती है कि भाई आने वाले टाइम में ट्रेड जो है इस स्पीड से बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी ट्रेड को लेके हमने देखा है कि एक युद्ध चल रहा है बकायदा और सप्लाई चेन इंटरप्टेड है। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया है? जो व्यापार वृद्धि का इन्होंने अनुमान लगाया था 4.7% का, उसको संशोधित करके 3% जो है कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने और क्या कहा है? इन्होंने विश्व व्यापार संगठन की जो रिपोर्ट है इसमें यह कहा गया है कि इस संघर्ष ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को क्या है? नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, चीन में जो लॉकडाउन हो रहा है उसकी वजह से भी आर्थिक सुधारों पर असर पड़ रहा है, और महामारी की वजह से जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं थी, जो हमारी सप्लाई चेन्स थी वो बाधित हुई हैं, मुद्रास्फीति बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और व्यापार वृद्धि की उम्मीदों को जो है कम किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विश्व व्यापार संगठन के पूर्वानुमान के बारे में बात करें तो इन्होंने ये अनुमान लगाया है कि 2022 में वैश्विक व्यापार में 3% की वृद्धि होगी, जबकि 2023 में बढ़कर 3.4% हो जाएगा। और संघर्ष के कारण जो हमने 22 और 23 के पूर्वानुमान लगाए हैं ये थोड़े से अनिश्चित है, ये भी उन्होंने बोला है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ तक देखिए हमारा ये आज का वीडियो था, यहाँ पर ये समाप्त होता है। डेली हमारा लगभग इतना ही टाइम जाएगा, कुछ 1-2 मिनट इससे कम जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात की थी। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, और डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना मुझे उम्मीद है कि काफ़ी फ़ायदा करेगा। बस इसको पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।